नमस्ते। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल झंटू सर की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ झंटू लाल माझी और आप लोग देख रहे हैं क्लास 12 का फिजिकल केमिस्ट्री। चैप्टर्स का नाम है विलयन सोल्यूशन। इस चैप्टर को मैं 4 या 5 पार्ट में पूरा करूँगा एवं इस चैप्टर में मैं थ्योरी के साथ साथ जितना भी न्यूमेरिकल्स है सबको बताऊंगा। इसलिए आप प्रत्येक पार्ट को अच्छा से देखिए, इसका नोट्स बनाइए और अच्छा से तैयारी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। विलयन, जैसे कि हम जानते हैं पदार्थ 3 प्रावस्थाओं यानी 3 फेज में रहते हैं। यानी पदार्थ 3 प्रावस्था क्या क्या है न है ठोस, द्रव एवं गैस, यानी गैसीय प्रावस्था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यदि इन समान या भिन्न प्रावस्था वाले पदार्थों को आपस में मिला दिया जाए तो मिश्रण प्राप्त होते हैं। समान का अर्थ हो गया ठोस के साथ ठोस या द्रव के साथ द्रव या गैस के साथ गैस। भिन्न का मतलब हो गया ठोस के साथ ठोस, द्रव या गैस, द्रव के साथ ठोस या गैस। इस प्रकार 9 प्रकार का मिश्रण या विलयन प्राप्त होते हैं। तो जब इनको आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? मिश्रण। मिश्रण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण यानी होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा विसमांगी मिश्रण यानी हेटेरोजीनियस मिक्सचर। यह समांगी मिश्रण का अर्थ हो गया मिश्रण में सभी जगह इसका संघटन एवं गुण एक समान होते हैं। अर्थात मान लीजिए एक बर्तन में थोड़ा पानी लेकर इसमें 1 चम्मच या आधा चम्मच चीनी डालते हैं, चीनी को बढ़िया से घोल देते हैं तो चीनी का कण सभी जगह समान रूप से वितरित हो जाता है, यानी घुल जाता है एवं इसका मिठास हर जगह एक जैसा होता है। इसका मतलब इसका गुण हर जगह समान और इसका संगठन यानी चीनी का कण हर जगह बराबर मात्रा में घुल जाता है। तो इस प्रकार के मिश्रण को कहा जाता है समांगी मिश्रण और इसी समांगी मिश्रण को ही कहा जाता है विलयन। इसी समांगी मिश्रण को कहते हैं विलयन, बशर्ते किसी प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया न हो। तो आइए हम लोग देखते हैं विलयन का डिटेल्स में हम लोग आते हैं। विलयन सोल्यूशन, 2 या 2 से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण जिनका संघटन एक निश्चित सीमा में बदला जा सके
उसे वास्तविक विलयन या विलयन कहा जाता है। आइए एक बार फिर देखते हैं। दो या दो से अधिक अभिक्रिया न करने वाले पदार्थों का सामान्य मिश्रण जिनका संगठन एक निश्चित सीमा में बदला जा सके उसे वास्तविक विलयन या विलयन कहा जाता है। जैसे हम लोग कुछ ठोस विलयन का उदाहरण लेते हैं, जैसे पीतल जिंक तथा निकेल का मिश्र धातु है या जिंक तथा निकेल का विलयन है। जर्मन सिल्वर में होता है कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। इसमें क्वेश्चन पूछता है कि जर्मन सिल्वर में कितना प्रतिशत सिल्वर होता है, तो इसमें सिल्वर 0%, अर्थात यहाँ सिल्वर नहीं होता है जर्मन सिल्वर में। उसके बाद देखते हैं कांसा होता है कॉपर प्लस टीन का मिश्र धातु, या हम लोग बोलेंगे कांसा हो गया कॉपर तथा टीन का विलयन। आप देखते हैं विलयन के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ ए सॉल्यूशन। जैसे कि मान लीजिए एक गिलास में आधा गिलास पानी लेते हैं और उसमें 1 चम्मच सोडियम क्लोराइड को डालते हैं और इसको पानी में अच्छे से घोल देते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का विलयन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर दो घटक है, एक सोडियम और दूसरा जल, अर्थात जिस विलयन में दो घटक होते हैं उसे द्वितीयक या द्विअंगी या बाइनरी सॉल्यूशन कहा जाता है। एवं मान लीजिए इसमें और एक घटक पोटेशियम क्लोराइड को भी डाल देते हैं, तो इसमें 3 घटक हो गया, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड एवं जल, अर्थात जिस विलयन में 3 घटक होते हैं उसे तृतीयक विलयन या त्रिअंगी टर्नरी सॉल्यूशन कहा जाता है। तो आइए इसको लिखते हैं। जिस विलयन में दो घटक होते हैं उसे द्वितीयक या बाइनरी विलयन तथा जिस विलयन में 3 घटक होते हैं उसे तृतीयक विलयन कहा जाता है। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl का
जलीय विलयन द्वितीय विलयन। इसी प्रकार सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड का जलीय विलयन तृतीयक विलयन का उदाहरण है। जो घटक कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय, सॉल्यूट तथा जो घटक अधिक मात्रा में होते हैं उसे विलायक या सॉल्वेंट कहा जाता है। जो घटक कम मात्रा में होते हैं उसे विलेय या सॉल्यूट तथा जो घटक अधिक मात्रा में होता है उसे विलायक या सॉल्वेंट कहा जाता है। जैसे शक्कर एवं पानी के द्वितीयक विलयन में शक्कर विलेय एवं पानी विलायक होता है। जैसे शक्कर एवं पानी के द्वितीयक विलयन में शक्कर विलेयक एवं पानी विलायक होता है। इस प्रकार हम लोग विलयन को विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक, या हम लोग इसको सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉल्यूशन बराबर हो गया सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, या इसको हम लोग ऐसा भी बोलते हैं जब विलयक को विलायक में घोलते हैं तो घोल बनता है यानी विलयन बनता है, तब बोलते हैं घोल बराबर घुल्य प्लस घोलक, यानी सॉल्यूशन बराबर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। इस प्रकार हम लोग देख लिए विलयन का परिभाषा, उसका उदाहरण, विलयन के घटक। अब हम लोग देखेंगे विलयनों के प्रकार। विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ ए सॉल्यूशन। विलयनों के प्रकार, विलेय या विलायक, और इधर सामान्य उदाहरण।
जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि ठोस 3 प्रावस्थाओं में होते हैं। समान या भिन्न प्रावस्थाओं को जब एक साथ मिला दिया जाता है तो मिश्रण बनता है, और इसी मिश्रण को हम लोग बोलते हैं, जो मिश्रण समांगी प्रकृति के होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं विलयन। तो इस प्रकार 9 प्रकार के विलयन प्राप्त होता है। और पहले देखते हैं गैसीय विलयन, अर्थात विलायक गैस होता है। जैसे गैस में गैस को मिलाते हैं तो हो गया, उदाहरण इसका ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का मिश्रण। फिर गैस में द्रव विलयन, क्लोरोफॉर्म एवं नाइट्रोजन का मिश्रण। यह हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया द्रव और नाइट्रोजन हो गया गैस, यानी गैस में द्रव विलयन। अब देखते हैं गैस में ठोस विलयन। जैसे कपूर का नाइट्रोजन में विलयन। इस प्रकार गैस के साथ 3 हो गया, एक गैस में गैस, गैस में द्रव, गैस में ठोस। आप देखते हैं द्रव विलयन। इसमें विलायक द्रव होता है। द्रव के साथ गैस, द्रव के साथ गैस मिलन का उदाहरण हो गया जल में घुली हुई ऑक्सीजन। हुई ऑक्सीजन। आप देखते हैं द्रव में द्रव विलयन, एक हो गया विलायक और एक हो गया विलयक। जैसे जल में घुली हुई एल्कोहल या इथेनॉल। जल में घुली हुई इथेनॉल या एल्कोहल। अब देखते हैं द्रव में ठोस, अर्थात विलायक हो गया द्रव एवं विलय हो गया ठोस। जैसे जल में घुला हुआ ग्लूकोज इस प्रकार हम लोग देख लिया, द्रव के साथ गैस, द्रव के साथ द्रव, द्रव के साथ ठोस। इस प्रकार द्रव के साथ 3 प्रकार का हम लोग विलयन देख लिया। अब देखते हैं ठोस विलयन। ठोस विलयन, यहाँ पर विलायक हो गया ठोस, ठोस के साथ गैस का विलयन। जैसे हाइड्रोजन का पैलेडियम में विलयन, अर्थात पैलेडियम ठोस होता है और इसके सतह पर हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं।
तब उसको बोलते हैं हम लोग ठोस में गैस का विलयन। आप देखते हैं ठोस में द्रव विलयन, यानी ठोस के साथ द्रव का जब विलयन होता है, जैसे पारे का सोडियम के साथ अमलगम, अर्थात यहाँ पर सोडियम हो गया ठोस, पारा हो गया द्रव। इसका उपयोग अपचयक के रूप में होता है। सोडियम एक प्रबल अपचयक होता है। यह अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण इसके साथ पारा का मिश्र धातु बनाया जाता है, उसके बाद अपचयक का कार्य किया जाता है। तो यह हो गया पारे का सोडियम के साथ अमलगम, ठोस के साथ द्रव विलयन का उदाहरण। अब हम लोग देखते हैं ठोस के साथ ठोस विलयन, जैसे तांबे का सोने में विलयन। यहाँ पर तांबा विलेय एवं सोना हो जाता है विलायक, तांबे का सोने में विलयन। इस प्रकार हम लोग देख लिए विलयनों के प्रकार। अब हम लोग देखेंगे सांद्रता, स्ट्रेंथ। जैसे कि हम जानते हैं किसी विलयन का संगठन उसके सांद्रता के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात विलयन में विलेय एवं विलायक होता है। इस विलेय या विलायक को अवयव या घटक या कंपोनेंट या संघटन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संघटन कहा जाता है। और इस संघटन को अर्थात विलयन में विलेय या विलायक को सांद्रता के रूप में व्यक्त करते हैं। किसके रूप में? ना, सांद्रता के रूप में। सांद्रता का वर्णन हम लोग दो प्रकार से करते हैं, एक गुणात्मक और दूसरा मात्रात्मक। गुणात्मक वर्णन को हम लोग भी दो प्रकार से करते हैं, एक तनु, क्या इसको बोलते हैं डायलूट, और दूसरा सांद्र, जिसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। डायलूट को शॉर्ट में डिल और कॉन्सेंट्रेटेड को शॉर्ट में कॉन्क लिखते हैं। तनु कहने का अर्थ है विलयन में विलेय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा। एक बार फिर, तनु कहने का मतलब है विलयन में विलेय की अपेक्षाकृत बहुत कम मात्रा, एवं सांद्र कहने का मतलब है विलयन में विलेय की अपेक्षाकृत बहुत अधिक मात्रा। लेकिन तनु या सांद्र कहने से हमें यह सही से पता नहीं चलता है कि विलयन में विलेय या विलायक कितनी मात्रा में है। इससे हमें भ्रम उत्पन्न हो जाता है। अर्थात तनु या सांद्र कहने से विलेय या विलायक का मात्रात्मक ज्ञान नहीं हो पाता है। तब हम लोग विलयनों की सांद्रता को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करते हैं या वर्णन करते हैं। एक बार फिर, विलयनों की सांद्रता को
मात्रात्मक रूप में वर्णन करते हैं और विलयन के सांद्रता को मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने की कई तरीका या प्रकार होता है। जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, आयतन प्रतिशत, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, इस सबका हम लोग वर्णन करेंगे। मोल अंश या मोल प्रभाज्य, मूलरता, नॉर्मलता, इस प्रकार हम लोग मात्रात्मक वर्णन करते हैं, इस प्रकार कई तरीके से। तब आइए अब हम लोग एक एक करके इनका वर्णन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सांद्रता की परिभाषा। सांद्रता 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। एक लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम में मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। गणितीय रूप में सांद्रता बराबर विलेय का भार, विलेय का भार किसमें ना ग्राम में, बटे विलयन का आयतन किसमें ना लीटर में। सांद्रता की इकाई ग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति डेसीमीटर को होता है। एक बार फिर सांद्रता का परिभाषा देखते हैं। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्राम में मात्रा को सांद्रता कहा जाता है। गणितीय रूप में सांद्रता बराबर होता है विलय का भार इसमें न ग्राम में बटे विलयन का आयतन इसमें न लीटर में। सांद्रता की इकाई ग्राम प्रति लीटर, जब इसको ग्राम में व्यक्त करते ग्राम, और प्रति लीटर जब इसको लीटर में व्यक्त करते हैं तो ग्राम प्रति लीटर या ग्राम प्रति डेसीमीटर के होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। मास परसेंट, विलयन के प्रति 100 भाग में
एक घटक, इसमें कौन कौन है? विलेय या विलायक का भारानुसार संख्या में भाग को भार प्रतिशत कहा जाता है। एक बार फिर, विलयन का प्रति 100 भाग में एक घटक विलयन या विलायक का भारानुसार संख्या में भाग को भार प्रतिशत कहा जाता है। यदि ए एवं बी किसी द्विअंगी विलयन के दो घटक है तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत या भार प्रतिशत बराबर WA बटा WA प्लस WB इंटू 100। बी का बराबर WB बटा WA प्लस WB इंटू 100। तब हम लोग कहेंगे अतः अवयव का द्रव्यमान या भार प्रतिशत बराबर एक अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर एक अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। अर्थात मान लीजिए ए का भार प्रतिशत निकालेंगे तो WA बटा विलयन का द्रव्यमान यानी WA प्लस WB इंटू 100। जैसे कि मान लीजिए 10% ग्लूकोज का अर्थ है ग्लूकोज का द्रव्यमान बराबर 10 ग्राम, जल का द्रव्यमान बराबर 90 ग्राम। अतः विलयन का कुल द्रव्यमान विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना हो जाएगा? 100 ग्राम। 100 ग्राम अर्थात 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम जल में घोलने पर 100 ग्राम विलयन प्राप्त होता है। तब यहाँ पर मान लीजिए ग्लूकोज का द्रव्यमान निकालेंगे। यदि ग्लूकोज को A माने हम लोग तो क्या हो जाएगा? ग्लूकोज का 10 ग्राम बटा विलयन का द्रव्यमान कितना? WA प्लस WB 100 ग्राम गुना 100 यानी तब क्या हो जाएगा? ग्राम ग्राम हट गया 100 यानी 10%। इसी प्रकार जल का द्रव्यमान कितना प्रतिशत हो जाएगा? 90 ग्राम बटे 100 ग्राम गुना 100 बराबर 90%। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं? विलेय या विलायक का द्रव्यमान प्रतिशत निकालते हैं। आइए हम लोग
कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। जैसे कि एक सवाल है, 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर मिश्रण बनाया गया, विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि क्या दिया हुआ है क्वेश्चंस में और क्या हमें ज्ञात करना है। तो जैसे कि दिया हुआ है, दिया गया है यूरिया का द्रव्यमान बराबर 5 ग्राम। 5 ग्राम यूरिया को 95 ग्राम जल में घोलकर मिश्रण बनाया गया है, यानी जल का द्रव्यमान बराबर 95 ग्राम। विलयन में यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, हमें ज्ञात करना है यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा। यूरिया का द्रव्यमान बराबर वाट। जैसा कि हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत में देखे थे, यदि ए एवं बी किसी द्वितीयक विलयन के दो घटक है तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर डब्ल्यू ए बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी इंटू 100। इसी प्रकार बी का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर डब्ल्यू बी बटा डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी। यह हम लोग पढ़े थे। अवयव का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर एक अवयव का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। अतः हम लोग यहाँ पर यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो निकालेंगे, अतः यूरिया का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 5 ग्राम बटे डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी, यानी 5 ग्राम प्लस 95 ग्राम गुना 100, यानी 5 ग्राम बटा 100 ग्राम गुना 100 बराबर 2.5%। यानी यूरिया का द्रव्यमान बराबर कितना प्रतिशत, 2.5%। अतः यूरिया का द्रव्यमान बराबर 2.5%। इसी प्रकार अगर आप जल का द्रव्यमान निकालना चाहते हैं तो यहाँ पर जल का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना 100। जल का द्रव्यमान कितना है 95 बटा 100 गुना 100, यानी 95%। जल का द्रव्यमान हो जाएगा 95%। आइए अब हम लोग दूसरा सवाल को देखते हैं। देखिए 250 ग्राम में 25% शक्कर का विलयन बनाने के लिए गन्ने की शक्कर तथा पानी के द्रव्यमानों की गणना कीजिए। यहाँ पर क्या है ना, 250 ग्राम का एक विलयन है जिसमें 25% शर्करा का विलयन बनाने के लिए, विलयन में शर्करा की मात्रा कितना परसेंट है ना, 25% है। तब 250 ग्राम में पानी कितना होगा और शक्कर कितना होगा, यह निकालना है। तो देखिए दिया गया है 250 ग्राम विलयन में, यानी विलयन का द्रव्यमान
बराबर 250 ग्राम। 25% शर्करा का विलयन यानी शर्करा का प्रतिशत शर्करा का प्रतिशत बराबर 25। हमें ज्ञात करना है पानी का द्रव्यमान। पानी का द्रव्यमान बराबर वाट और शक्कर का द्रव्यमान बराबर वाट। जैसे कि हम लोग सूत्र से जानते हैं, A का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर WA बटा WA प्लस WB इंटू 100 वाला फार्मूला हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है ना, शर्करा का प्रतिशत। हम लोग A का द्रव्यमान प्रतिशत पहले देखते हैं। शर्करा का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या होगा, शर्करा का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुना 100। यहाँ पर शर्करा का द्रव्यमान कितना दिया हुआ है ना, 25 और 25 इक्वल टू शर्करा का द्रव्यमान हमें निकालना है। शर्करा का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान दिया हुआ है 250 ग्राम। 250 ग्राम गुना 100, यानी शर्करा का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा, 25 गुना 250 बटे 100। अतः शर्करा का द्रव्यमान दो 250 गुना 25 बटे 100। 25 गुना 250 ग्राम बटे 100 बराबर 25 25 से 600, 25 एक जीरो बढ़ गया बटे 100। यहाँ पर ग्राम में है, यानी 62.50 ग्राम। यानी शर्करा का द्रव्यमान कितना निकल गया, 62.50 ग्राम। अब हम लोग क्या करेंगे ना, विलयन में से विलेय को घटा देंगे। अतः विलायक, विलायक का मतलब क्या हो गया, पानी। पानी का द्रव्यमान बराबर हो जाएगा 250 ग्राम माइनस 62.50 ग्राम, यानी 187.50 ग्राम। ये हो गया पानी का द्रव्यमान। तो इस प्रकार हम लोग देख लिए क्या ना, विलय दिया हुआ है, विलय का द्रव्यमान प्रतिशत दिया हुआ है, तब हम लोग विलय एवं विलायक दोनों का मात्रा हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट। जैसे हम लोग द्रव्यमान प्रतिशत को देखा, इसी प्रकार हम लोग देखते हैं आयतन प्रतिशत। तो विलयन के प्रति 100 भाग
आयतन में एक घटक विलेय या विलायक का आयतनात्मक संख्या में भाग को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। यदि ए एवं बी किसी द्वितीयक विलयन के दो अवयव है तो यदि ए एवं बी किसी द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन विलयन के दो घटक है तो ए का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी ए का आयतन प्रतिशत वॉल्यूम ऑफ ए बटा वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी इंटू 100। बी का आयतन प्रतिशत बराबर हो जाएगा वी बी बटे वी ए प्लस वी बी इंटू 100। अर्थात अवयव का आयतन प्रतिशत बराबर एक अवयव का आयतन बटे विलयन का आयतन या विलयन का कुल आयतन गुना 100। जैसे मान लीजिए इथेनॉल का 10% जलीय विलयन का अर्थ है, इथेनॉल का जल 10% जलीय विलयन का अर्थ है इथेनॉल का द्रव्यमान 10 ml तथा जल का द्रव्यमान 90 ml। इथेनॉल का द्रव्यमान बराबर 10 ml, जल का द्रव्यमान बराबर 90 ml। अतः विलयन का द्रव्यमान बराबर 100 ml। अर्थात 10 ml इथेनॉल को 90 ml जल में घोलने पर 100 ml विलयन प्राप्त होता है। अर्थात 10 ml इथेनॉल को 90 ml जल में घोलने पर
100 ml विलयन प्राप्त होता है। एक बार फिर आयतन प्रतिशत, वॉल्यूम परसेंट, इसको हम लोग V/V के रूप में भी दर्शाते हैं। विलयन के प्रति 100 भाग आयतन में एक घटक विलय या विलायक का आयतनात्मक संख्या में भाग को आयतन प्रतिशत कहा जाता है। यदि A एवं B किसी द्विअंगी विलयन के दो घटक है तो A का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा ना, A का आयतन बटा विलयन का कुल आयतन गुना 100। इसी प्रकार B का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा ना, B का आयतन बटा विलयन का आयतन गुना 100। अतः अवयव का आयतन प्रतिशत क्या हो जाएगा ना, एक अवयव का आयतन, मान लीजिए A का निकालना है तो यहाँ पर क्या होगा, A का आयतन देंगे बटा विलयन का आयतन देंगे गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा ना, अवयव A का आयतन प्रतिशत निकल जाएगा। जैसे इथेनॉल का 10% जलीय विलयन का अर्थ है 10 ml इथेनॉल को 90 ml जल में घोलने पर 100 ml विलयन प्राप्त होता है। अर्थात इथेनॉल का द्रव्यमान प्रतिशत क्या हो जाएगा 10% और जल का द्रव्यमान हो जाएगा 90% हो जाएगा। यदि हम लोग इस फॉर्मूला में रखेंगे तो आइए हम लोग इसके अनुसार कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, तब आयतन प्रतिशत को अच्छा से समझ में आ जाएगा। एक सवाल है 85% सल्फ्यूरिक अम्ल का घनत्व 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। उस विलयन का आयतन क्या होगा जिसमें 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल हो। तो यहाँ हम लोग को निकालना है विलयन का आयतन, दिया गया है घनत्व 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अर्थात पहले हम लोग को निकालना होगा विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे तब आयतन निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर घनत्व दिया हुआ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, यानी घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। अतः आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। यहाँ पर अगर हम लोग द्रव्यमान निकाल लेंगे और द्रव्यमान को घनत्व से भाग लगा देंगे तो विलयन का आयतन निकल जाएगा। तो आइए हम लोग पहले निकालते हैं विलयन का द्रव्यमान। यहाँ दिया गया है 85% सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी 85% सल्फ्यूरिक अम्ल कितना में है 100 ग्राम में है, क्योंकि 85 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित है 100 ग्राम विलयन में। अतः 17 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल उपस्थित होगा कितना 100 ग्राम बटा गुना 17 ग्राम। हम डायरेक्ट निकाल दिए तो यहाँ पर 17 बचे 85, यानी इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 20 ग्राम, यानी विलयन का द्रव्यमान हो गया 20 ग्राम। अतः विलयन का आयतन बराबर हो जाएगा द्रव्यमान बटा घनत्व। द्रव्यमान कितना है ना
20 ग्राम। घनत्व कितना है ना, 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। 1.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ग्राम ग्राम कट जाएगा, इसको भाग लगाएंगे तो 11.8 ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर माइनस है तो ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। लेकिन अतः विलयन का आयतन बराबर 11.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आंसर। बहुत इजी सवाल था। घनत्व दिया हुआ है और हम लोग वहां से निकाल दिए पहले द्रव्यमान। द्रव्यमान को घनत्व से भाग लगा दिए तो उसका आयतन निकल गया। आइए हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक सवाल है, 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड का एक 95 सेंटीमीटर क्यूब में विलयन है। विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ दिया गया है सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान 20 ग्राम, विलयन का आयतन 95 सेंटीमीटर क्यूब, विलयन का घनत्व 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालना होगा। तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे ना, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान यहाँ पर 20 ग्राम बटा विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान गुना 100 से गुना करेंगे तो हम लोग का क्या निकल जाएगा ना, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। तो हम लोग को यहाँ पर पता करना होगा कि विलयन का द्रव्यमान क्या है। यहाँ पर विलयन का द्रव्यमान नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर आयतन दिया हुआ है एवं घनत्व दिया हुआ है। तो आयतन एवं घनत्व से द्रव्यमान हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि हम लोग जानते हैं घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी मास पर वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बराबर घनत्व गुना आयतन। घनत्व को आयतन से गुना कर देंगे तो द्रव्यमान निकल जाएगा। अब द्रव्यमान को हम लोग इस फॉर्मूला में डालेंगे तो सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत निकल जाएगा। तो आइए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं। दिया गया है आप इसको लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूला में रख सकते हैं। तो दिया गया है सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान, सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान बराबर 20 ग्राम, विलयन का आयतन बराबर 95 सेंटीमीटर क्यूब, विलयन का घनत्व बराबर 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सोडियम क्लोराइड का NaCl का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर क्या है, व्हाट। तो यहां हम लोग को पहले निकालना होगा सोडियम क्लोराइड का विलयन का द्रव्यमान, या घनत्व बराबर होता है, चूंकि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, अतः विलयन का द्रव्यमान बराबर क्या हो जाएगा ना, विलयन का घनत्व गुना
आयतन। घनत्व क्या है ना 1.25 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब तथा आयतन क्या है ना 95 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर काट दिए तो क्या हो गया ना 125 को 95 से गुना करेंगे तो 118.75 ग्राम हो जाएगा। अर्थात विलयन का द्रव्यमान बराबर 118.75 ग्राम। अब हम लोग निकालेंगे सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत। सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर NaCl का द्रव्यमान बटा विलयन का द्रव्यमान गुना x बराबर सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान कितना है ना 20 ग्राम। यहाँ 20 ग्राम बटे विलयन का द्रव्यमान कितना है ना 118.75 ग्राम। 118.75 ग्राम गुना x। इसको सॉल्व करेंगे तो बने निकलेगा 16.84। अतः सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत बराबर 16.84%। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार हम लोग क्या निकाले ना सोडियम क्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत, लेकिन इसको निकालने के लिए हम लोग क्या निकालना पड़ा ना विलयन का द्रव्यमान। अब हम लोग देखेंगे मोल अंश, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को स्मॉल लेटर x या ग्रीक लेटर काई से दर्शाया जाता है। आइए मोल अंश को समझने के लिए हम लोग उदाहरण देखते हैं। यदि A एवं B किसी द्विअंगी विलयन के दो घटक है तो A का मोल अंश यानी XA बराबर हो जाएगा Na बटा Na प्लस Nb। इसी प्रकार B का मोल अंश XB बराबर होगा Nb बटा Na प्लस Nb। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं A का मोल अंश Na का मतलब हो गया A के मोलों की संख्या, B का मोल अंश Nb यहाँ पर यानी B के मोलों की संख्या, और Na प्लस Nb क्या है ना विलयन में उपस्थित दोनों घटक A एवं B के मोलों की संख्या का जोड़ है। मोल को हम लोग कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या को या मोल्स की संख्या को ना विलय के ग्राम में भार, विलय का ग्राम में भार यानी विलय का भार बटा अनुभार। मान लीजिए
12 ग्राम जल में मोलों की संख्या को हम लोग निकालना चाहेंगे, तो क्या करेंगे ना, 12 ग्राम बटा अनुपात, जल का अनुपात कितना होता है ना, H2O, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 गुना 2 जोड़ 16, यानी 18 ग्राम प्रति मोल होता है। यानी 12 ग्राम को 18 ग्राम प्रति मोल से भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0.66 मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर में चल जाएगा। इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं ना, घटक ए एवं घटक बी या घटक सी जो भी रहे, सबको हम लोग क्या करते हैं ना, उसका द्रव्यमान को अनुपात से भाग लगा करके मोलों की संख्या को निकालते हैं। उसके बाद क्या करते हैं ना, सभी घटक के मोलों की संख्या को जोड़ते हैं और इस प्रकार क्या करते हैं ना, अनुपात निकालते हैं। तो आइए हम लोग मोल अंश के परिभाषा को देखते हैं। एक घटक के मोलों की संख्या को विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। एक बार फिर, एक घटक के मोलों की संख्या का, एक घटक के मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी घटकों के, विलयन में उपस्थित सभी घटक यानी ए एवं बी के कुल मोलों की संख्या के अनुपात, कुल मोलों की संख्या, सभी मोल को हम लोग जोड़ देंगे, को कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश कहा जाता है। मोल अंश का योग अंश का योग यानी एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर हो जाएगा एन ए बटा एन ए प्लस एन बी जोड़ एन बी बटा एन ए प्लस एन बी, दोनों को जोड़ेंगे यानी एन ए प्लस एन बी, एन ए प्लस एन बी यानी 1 होगा। अर्थात मोल अंश का जोड़ क्या होता है ना, 1 होता है। एवं मोल अंश की कोई इकाई नहीं होती है क्योंकि यह एक अनुपात में है, अनुपात में रहने के कारण इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अब हम लोग मोल अंश से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे। एक सवाल है, 12 ग्राम जल, 108 ग्राम एसिटिक अम्ल एवं 92 ग्राम एथिल अल्कोहल के एक मिश्रण में जल, एसिटिक अम्ल एवं एथिल अल्कोहल के मोल अंश की गणना कीजिए। जैसे कि हम लोग मोल अंश के परिभाषा से जानते हैं, एक घटक के मोलों की संख्या का विलयन में उपस्थित सभी घटकों के कुल मोलों की संख्या के अनुपात है। अर्थात मान लीजिए हम लोग जल का मोल अंश निकालेंगे तो H2O बराबर हो जाएगा NH2O बटे NH2O जोड़ NCH3COOH प्लस NC2H5OH। अर्थात जल का मोल अंश निकालेंगे तो जल के मोलों की संख्या बटा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का
क्या है, मोलों के संख्या के जोड़ का अनुपात है, यानी सबको जोड़ेंगे, जोड़ करके भाग लगाएंगे। इसका मतलब जल, एसिटिक अम्ल एवं इथाइल अल्कोहल तीनों के मोलों की संख्या को ज्ञात करना होगा, मोलों की संख्या को निकालेंगे। तो मोलों की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए NH2O बराबर हो जाएगा जल का द्रव्यमान बटा जल का अनुभार, अर्थात जल का द्रव्यमान कितना है ना, जल का द्रव्यमान है यहाँ पर 12 ग्राम बटा अनुभार, जल का अनुभार, जल का अनुभार होता है 18 ग्राम प्रति मोल। इसका मतलब हम लोग को क्या करना होगा ना, तीनों का अनुभार निकालना होगा। किसका ना, जल का, एसिटिक एसिड का एवं इथाइल अल्कोहल, तीनों का पहले अनुभार निकालना होगा। अनुभार निकालने के बाद मोलों की संख्या को ज्ञात करना होगा, निकालना होगा। उसके बाद तीनों को अलग अलग से अनुपात निकालना होगा, तब मोल अंश निकलेगा। तो आइए हम लोग पहले तीनों का अनुभार ज्ञात करते हैं। जल का अनुभार, जल का अनुभार बराबर जल H2O 1 × 2 + 16 ग्राम प्रति मोल बराबर कितना हो जाएगा 18 ग्राम प्रति मोल, ये जल का अनुभार। इसी प्रकार एसिटिक एसिड यानी CH3COOH का अनुभार बराबर कितना हो जाएगा ना, कार्बन 2 परमाणु है यानी 12 × 2 जोड़ हाइड्रोजन है 3 और 1 4 यानी 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन है 2 परमाणु यानी 16 × 2 जोड़ेंगे तो 60 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग एथिल अल्कोहल का अनुभार निकालेंगे, यानी C2H5OH का अनुभार बराबर कितना हो जाएगा ना, कार्बन 2 परमाणु 12 × 2 जोड़ हाइड्रोजन 6 परमाणु 1 × 6 प्लस ऑक्सीजन 1 परमाणु यानी जोड़ेंगे तो 46 ग्राम प्रति मोल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो दिया हुआ है द्रव्यमान, द्रव्यमान से अनुभार को भाग लगाएंगे, तब तीनों का मोलों की संख्या निकल जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या यानी NH2O बराबर हो जाएगा जल का द्रव्यमान कितना 12 ग्राम बटा जल का अनुभार कितना 18 ग्राम प्रति मोल। ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, इसको भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 6 × 2 = 12 6 × 18 2/3, इसका मतलब 0.66 मोल हो जाएगा। कैसे ना, मोल ऊपर में आ जाएगा और ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग निकालेंगे एसिटिक अम्ल,
के मोलों की संख्या यानी NCH3COOH बराबर क्या हो जाएगा ना, एसिटिक अम्ल का द्रव्यमान कितना 108 ग्राम, 108 ग्राम बटा एसिटिक अम्ल का अनुभार, अनुभार कितना है ना 60 ग्राम प्रति मोल, 60 ग्राम प्रति मोल। अब 12 पाँचे 60, 12 नाम 108, इसका मतलब कितना ग्राम ग्राम कैंसिल हो गया, 9/5, इसको भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 0.404, क्या हो जाएगा मोल। इसी प्रकार एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या यानी NC2H5OH, एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या निकालेंगे तो द्रव्यमान बटा अनुभार, द्रव्यमान है 92 ग्राम बटा अनुभार कितना है ना 46 ग्राम प्रति मोल, यानी 2 मोल। इस प्रकार हम लोग जल ये मोल की संख्या ज्ञात कर लिए, कितना आया 0.66 मोल। एसिटिक अम्ल के मोल की संख्या कितना आ गया, सॉरी इसको भाग लगाएंगे तो आ जाएगा 1.8 मोल। और एथिल अल्कोहल के मोल की संख्या हो जाएगा 2 मोल। अब क्या करेंगे, मोलों की कुल संख्या कितना आ जाएगा ना 0.66 जोड़ 1.8 मोल जोड़ 2 बराबर कितना आएगा ना 4.46 मोल। ना कुल मोलों की संख्या निकल गया। अब प्रत्येक को हम लोग भाग लगा देंगे उसके कुल मोलों की संख्या को। इसका मतलब XH2O बराबर हो जाएगा, जल का मोल कितना है 0.66 मोल बटा इसका टोटल कितना है 4.46 मोल बराबर, इसको भाग लगाएंगे तो 0.148 आ जाएगा। इसी प्रकार XCH3COOH बराबर कितना है 1.8 मोल बटे 4.46 मोल बराबर कितना आ जाएगा ना 0.404। इसी प्रकार C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल के मोलों की संख्या कितना है ना 2 मोल, मोलों की संख्या 2 मोल यानी 2 मोल बटा 4.46 मोल। इसका मतलब कितना हो गया, तो भाग लगाएंगे
तो 0.448। इस प्रकार हम लोग जल, एसिटिक अम्ल एवं इथाइल अल्कोहल के मोलांश गणना कर लिए। चूंकि हम लोग जानते हैं विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या का योग हमेशा 1 होता है, तो आइए इसको हम लोग जोड़ के देख लेते हैं 1 होता है कि नहीं। यदि होता है तो सही है, और नहीं अगर आता है 1 तो इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन गलत है। तो आइए देख लेते हैं। इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि मोल अंश का योग, यानी हम लोग ऐसे बोलेंगे XH2O जोड़ X CH3COOH जोड़ X C2H5OH बराबर 1। यानी मोल अंश का योग हमेशा क्या होता है ना, 1 होता है। इस प्रकार हम लोग क्या किए ना, तीनों का मोलांश हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग देखते हैं मोलरता, मोलारिटी, इसको हम लोग कैपिटल लेटर M से दर्शाते हैं। तो आइए पहले हम लोग मोलरता की परिभाषा को देखते हैं। विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। एक बार फिर, विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। या हम लोग इसको इस प्रकार बोलेंगे, विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहा जाता है। तो आइए इसको लिखते हैं। विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहा जाता है। एक बार फिर, विलयन के 1 लीटर या 1000 मिलीलीटर में घुले हुए विलय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहा जाता है। अर्थात मोलरता बराबर हो जाएगा विलय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन, किसमें ना लीटर में। अगर मिलीलीटर में है तो हम लोग उसको लीटर में बदलते हैं 1000 से भागा लगा करके। अर्थात विलय के मोलों की संख्या को हम लोग कैसे दर्शाते हैं ना, विलय के ग्राम में भार बटा अनुभार। विलय के ग्राम में भार या द्रव्यमान बटा
अनुभार एवं विलयन का आयतन, विलयन का आयतन अगर इसमें ना मिलीलीटर में दिया हो तो हम लोग इसको 1000 से भाग लगाते हैं। मूलरता की इकाई, सॉरी, मूलरता की इकाई क्या होता है ना, मोल प्रति लीटर है। इस प्रकार हम लोग देख लिए कि 1 लीटर विलयन में घुले हुए विलय के मूलों की संख्या को मूलरता कहा जाता है। अर्थात मूलरता बराबर क्या होता है, विलय के मूलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। और मूलों की संख्या को हम लोग कैसे दर्शाते हैं, विलय के ग्राम में भार बटा अनुभार। और विलयन का आयतन किसमें, अगर मिलीलीटर में दिया हुआ है तो इसको 1000 से भाग लगाते हैं। तो आइए हम लोग मूलरता से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल को देखते हैं। मूलरता से संबंधित एक न्यूमेरिकल्स है, 5 ग्राम NaOH विलयन में घुलने पर बने 450 ml विलयन की मूलरता ज्ञात करें। तो जैसे कि हम लोग अभी मूलरता का परिभाषा देख रहे थे, मूलरता बराबर होता है विलय के मूलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। और मोलों की संख्या क्या होता है ना, ग्राम में भार बटा अनुभार। यहाँ पर विलय कौन है ना, विलय है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। इसके ग्राम में भार कितना है ना, 5 ग्राम। और विलयन का आयतन कितना है ना, 450 ml। यहाँ पर क्या निकालना है ना, NaOH का अनुभार निकालना है। तो आइए हम लोग इसको हल करते हैं। क्या निकालेंगे ना, अनुभार किसका ना, NaOH का। तब लिखेंगे NaOH का अनुभार बराबर सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है प्लस ऑक्सीजन का 16 जोन हाइड्रोजन का 1 बराबर कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल। ये हो गया NaOH का अनुभार। अब हम लोग इसी फॉर्मूला में इसको रखते हैं। तो ग्राम में भार कितना, विलय का ग्राम में भार 5 ग्राम बटा अनुभार कितना है ना, 40 ग्राम प्रति मोल, 40 ग्राम प्रति मोल। बटे विलयन का आयतन कितना ना, 450 ml, यानी 450 बटा 1000। इसको हम लोग किस में बदल देंगे ना, लीटर में। बराबर हो जाएगा 5 ग्राम बटा 40 ग्राम प्रति मोल गुना 1000 ऊपर में जाएगा 1000 बटा 450, 450 ये लीटर में आ जाएगा। अब यहाँ पर ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.278। क्या हो जाएगा, ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, मोल ऊपर में जाएगा, मोल लीटर ऊपर में जाएगा तो माइनस हो जाएगा, मोल प्रति लीटर। अतः
NaOH का मोलरता कितना हो जाएगा? मोलरता M बराबर 0.278 M, कैपिटल M से इसको दर्शाते हैं, मोल प्रति लीटर को कैपिटल M से। यह हो गया इसका आंसर। इस प्रकार हम लोग क्या निकालते हैं ना, मोलरता निकालते हैं। एक बार फिर 5 ग्राम NaOH विलयन में घोलने पर बने 450 ml विलयन की मोलरता ज्ञात करें। तो वही NaOH का पहले अनुभार निकाला, फिर ग्राम में भार कितना है 5 ग्राम, अनुभार कितना है ना 40 ग्राम प्रति मोल, फिर विलयन का आयतन कितना है ना 450 मिलीलीटर है, तो 1000 से भाग लगा दिए तो यह लीटर में बदल गया। इस प्रकार इसका कितना आया आंसर ना 0.78 मोल। आइए अब हम लोग देखते हैं मोलरता, मोलालिटी, इसे स्मॉल लेटर m से दर्शाते हैं। पहले इसका परिभाषा देखते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल देखेंगे। 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। एक बार फिर 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। इसको हम लोग इस प्रकार भी कह सकते हैं, 1 kg या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोलरता कहा जाता है। गणितीय रूप में मोलरता M बराबर विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में। मोलों की संख्या को ग्राम में भार बटा अनुभार के रूप में हम लोग लिखते हैं। तो आइए इसको लिखते हैं, विलय के ग्राम में भार बटा अनुभार या आणविक द्रव्यमान बटा विलायक का द्रव्यमान। अगर ग्राम में रहे तब लिखेंगे विलायक का भार ग्राम में बटा 1000। मोलरता की इकाई मोल प्रति केजी होता है। इस प्रकार हम लोग देख लिया मोलरता। अब हम लोग एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं, तब यह क्लियर हो जाएगा कि मोलरता क्या है।
अब हम लोग मोलरता से संबंधित एक न्यूमेरिकल को देखते हैं। न्यूमेरिकल है 75 ग्राम बेंजीन में 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड के मोलरता की गणना कीजिए। यहाँ पर बेंजीन है विलायक और इथेनोइक एसिड है विलेय। तो जैसे कि हम लोग मोलरता की परिभाषा देख रहे थे, मोलरता बराबर होता है क्या? विलेय के मोलों की संख्या काटा विलायक का भार केजी में। विलेय के मोलों की संख्या को हम लोग विलेय के ग्राम में भार वाटा अनुभार के रूप में व्यक्त करते हैं। और अगर विलायक का द्रव्यमान या भार ग्राम में दिया हुआ हो तो उसको 1000 से भाग लगा करके हम लोग क्या करते हैं ना, केजी में बदलते हैं। तो यहाँ हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना होगा ना, विलेय का अनुभार। विलेय क्या है ना, इथेनोइक एसिड है। तो CH3COOH का अनुभार बराबर क्या हो जाएगा ना, कार्बन 2 परमाणु, यहाँ पर कार्बन 1 और 1 2 यानी 12 गुना 2 जोड़ हाइड्रोजन 3 और 1 4 यानी 1 × 4 प्लस ऑक्सीजन है 2 परमाणु 16 गुना 2 बराबर क्या हो जाएगा ना, 60 ग्राम प्रति मोल। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अतः मोलरता बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम में भार कितना है, विलेय के ग्राम में भार यानी 2.5 ग्राम 2.5 ग्राम बटा अनुभार कितना निकला ना, 60 ग्राम प्रति मोल बटा विलायक का भार। यहाँ पर विलायक क्या है ना, बेंजीन है, क्या है ना 75 ग्राम यानी 75 ग्राम। और इसको हम लोग क्या करेंगे ना, 1000 से भाग लगा करके हम लोग केजी में बदल देंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, विलेय का ग्राम में भार कितना ना 2.5 ग्राम, विलेय का अनुभार कितना है ना 60 ग्राम प्रति मोल, और विलायक का भार ग्राम में है कितना ना 75 ग्राम बटा 1000 बराबर हो जाएगा 2.5 ग्राम बटा 60 ग्राम प्रति मोल इंटू ऊपर में चल जाएगा 1000 और नीचे आ जाएगा और यहाँ पर 1 0, ऊपर में बच गया 2.5 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 250 बटा 6 इंटू 75 क्या हो जाएगा, ऊपर में मोल प्रति केजी। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 10 से 250 25 या 75, तो ऊपर में हो गया 10 और नीचे हो गया 18 मोल प्रति केजी। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0.556 मोल प्रति केजी और 0.556 मोल प्रति केजी का हम लोग मोलरता के रूप में व्यक्त करते हैं, यानी 0.556 मोल। ये हो गया आंसर। इस प्रकार हम लोग इस चैप्टर में सांद्रता को व्यक्त करने की विभिन्न विधियों को देखें। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे विलेयता यानी सोलबिलिटी, हेनरी का नियम, राउल्ट्स लॉ, अनुसंख्यक गुणधर्म और इससे संबंधित बहुत सारे न्यूमेरिकल्स। तो सेकंड पार्ट को देखना ना भूलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।